किरचॉफ का नियम तब हम लगाते हैं जब एक से अधिक सेल किसी परिपथ में लगे। ठीक है, एक से अधिक सेलों से एक से अधिक धाराएं मिलेंगी I1 I2, उनमें कई प्रतिरोध लगे। तो एक आज और एक एग्जाम्पल बता देते हैं उससे रिलेटेड और कैसे सॉल्व करते हैं। किरचॉफ लूप लागू। सपोज कीजिए ये आपका एक सेल लगा है, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, इसी के आगे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा है, ये आपका एक सेल। बेटा कभी कभी इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसमें अटैच कर देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसमें क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। इस सेल का EMF कितना है, E है। अब यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 अटैच करती है। ये जो सेल लगा है इसका EMF E1 कंसीडर कर लें और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R1 है। अब यहाँ पर एक सेल ये लगा दें, इसी के आगे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल। अब एक सेल और लगाए दे रहे हैं इसमें। इस सेल का EMF क्या है, E2 है, इस सेल का EMF E3 है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाए दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस R2 है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये R3 लगा है, इस प्रकार से। बेटा ज़्यादातर तो रेजिस्टेंस के केस में कोई दिक्कत नहीं आती है, केवल सेल के कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बस ऐसे समझिए, जिस प्रकार से करंट चल रही है उसी प्रकार से यदि आप चल रहे हैं तो EMF को भी प्लस मिलेगा। सेल की विद्युत वाहक बल चाहे E1 हो, चाहे E2 हो, चाहे E3 हो, इनको प्लस मिलेगा। और जिस प्रकार से करंट चल रही है उसके अपोजिट यदि आप चल रहे हैं तो E1, E2, E3 इनको आप किसमें ले लेंगे, माइनस में। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपके चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन दोनों सेम है तो सब प्लस में रहेंगे। आपके चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन यदि अपोजिट है तो फिर माइनस। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, लेकिन दिक्कत बहुत बड़ी दिखाई देती है। जैसे इसका नाम A रख दें, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E, इसका नाम F, ऐसे हमने नाम है। बेटा कोई, अब देखिए यहाँ पर ये जो सेल E1 है, E1 सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 निकलेगी। यहाँ से करंट जो निकलेगी वो I1 करंट होगी। बेटा ये I1 करंट यहाँ आएगी, I1 मिलेगी। इधर बेटा यहाँ से इस जगह देखें, इस जगह से यहाँ से I3 करंट निकलेगी और इसकी वाली करंट क्या रहेगी, I2 रहेगी। ये I3 और ये I2 दोनों यहाँ जब पहुँचेगी तो मिल करके यहीं पर ही ये हो जाएगी I2 प्लस I3। आप ऐसे समझिए, यहाँ से करंट क्या निकलेगी, I3, और इससे I2 निकल रही है तो ये क्या हो जाएगी, I2 प्लस I3। हमारी बात समझ रहे हो बेटा? जैसे ये सेल है, इससे कौन सी करंट निकलेगी, I3, इससे क्या निकलेगी, I2, दोनों आपस में ऐड होकर के I2 प्लस I3 यहीं पर निकलेगा। अब आगे यदि हम बढ़ रहे हैं तो I1 ऊपर से आ रही है, नीचे से I2 और I3 करंट आ रही हैं, यहाँ पर दोनों का सम I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I2। यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 इसमें करंट फ्लो होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 इसमें करंट फ्लो होगी। इस पॉइंट पर ये करंट जो I2 और I3 है, I2 और I3 इस रास्ते में चलेगी, I2 प्लस I3 यहाँ चलेगी। अब ये I3 ये ले लेगा इसका नेगेटिव टर्मिनल और I2 इसका नेगेटिव टर्मिनल।
पूरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से I2 और I3 तो इस रास्ते से चली, यहाँ बची I1 बेटा ये रास्ता तय करेगी, ये I1 यहाँ पर I1 और ऐसे ये I1 बेटा यहाँ पर भी रहेगी। अब आप अपनी पसंद का कोई भी लूप ले सकते हैं। लूप लेने का तरीका क्या है, जहां से आप चलते हो वहीं तक आपको पहुंचना है। जैसे आप चलना शुरू करेंगे ए से, A B E F ये लूप लेने का तरीका है, ठीक। जहां से चलो वहीं पहुंच जाओ। दूसरा क्या हो सकता है, A B C D E F ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, B C D E ये हो सकता है। 3 लूप बड़े आसानी से इसमें बन जाएंगे। उन 3 लूप में बहने वाली धाराएं, प्रतिरोध, ये सब कैलकुलेशन करते हैं। बेटा किरचॉफ लॉ क्यों लगाते हैं, जैसे I1 की वैल्यू पता करने के लिए, I2 कितना ये पता करने के लिए, I3 कितना है ये पता करने के लिए, इस रेजिस्टेंस I1 में कितनी करंट फ्लो होगी ये पता करने के लिए, ये रेजिस्टेंस I2 है यहाँ पर कितनी करंट फ्लो होगी, तो I2 और I3 इन दोनों के सम के बराबर यहाँ करंट फ्लो होगी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, तो यहाँ फ्लो होने वाली करंट I1 है। ये बेटा आपका R3 जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कितनी करंट फ्लो होगी, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों के सम के बराबर यहाँ पर करंट फ्लो होगी। यहाँ पर जो करंट चलेगी वो क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 इन तीनों के सम के बराबर यहाँ पर करंट चलेगी। ठीक है भैया। अब आप पहला क्लोज लूप ले रहे हैं। देखिए क्लोज लूप कौन सा रहेगा, बंद पास, बंद पास A B E F A, इतना समझ में आ गया कि नहीं। कौन सा बंद पास लिया हमने, A B F E F A। अब A से B में चलिए, तो A से B में जब चले तो इतने में क्या कोई रेजिस्टेंस लगा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं। A से B में आप जा रहे हैं, आपके चलने की डायरेक्शन A to B है और करंट के भी चलने की डायरेक्शन A to B है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला काम। अब इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, देखो B से E में, जहां निशान लगा दिए हैं, B से आप कहाँ जाएंगे, E में। आपको B से E में जाएंगे और करंट की डायरेक्शन आपके अपोजिट, आप B से E में जा रहे हैं और करंट E से कहाँ आ रही है, इसका मतलब ये सब क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आपके चलने की डायरेक्शन B to E है और करंट के चलने की डायरेक्शन E to B। ये बात समझ में आ रही। आप ऐसे जा रहे हैं तो आपको रेजिस्टेंस देखना, रेजिस्टेंस क्या है, I2 है और करंट क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बेटा यहाँ पर किसका साइन लग जाएगा, माइनस। आप ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे आ रही है, तो माइनस R2 ब्रैकेट में I2 प्लस I3। ये माइनस का साइन क्यों लगा, समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद आप कैसे जाएंगे, E से F में, E और F के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ मत करो। अब F से A में आएंगे, आप भी F से A में चल रहे हो और करंट भी F से A में ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, I1 इंटू R1। ये किस में रहेगा, प्लस में। आप कैसे चल रहे हो, F से A में, करंट कैसे चल रही है, तो प्लस I1 R1 ऐसे। अब यहाँ देखो बेटा, ये भी तो रेजिस्टेंस है, ये I1 इंटू स्मॉल r, ये भी प्लस में है, I1 स्मॉल r, ठीक। अब इस लूप में आपके पास 3 सेल मिल रहे हैं, E2 मिल रहा है, E3 मिल रहा है और E1 मिल रहा है। तो आपके चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। आप जा रहे हो B से
ई में और करंट आ रही ई से बी में। इसका मतलब E2 को किस में लोगे? माइनस। इक्वल करोगे, इक्वल करेंगे, ये E2 किस में रहेगा? माइनस में। ये माइनस का E2 और E3 भी किस में रहेगा? माइनस का, माइनस का। अब देखो बेटा यहाँ पर ये तो आपके डायरेक्शन में है, इसका मतलब प्लस का। बेटा इसको बढ़िया से लिख लो, तो प्लस वालों को पहले लिख देते हैं। I1 R1 प्लस I1 स्मॉल r1 माइनस इसको I2 प्लस I3 और ये I2 इक्वल टू E1 प्लस का रहेगा माइनस का E2 माइनस का। ये आपकी इक्वेशन है, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बेटा I1 I2 की वैल्यू दी होगी, आर की वैल्यू। इसमें से कोई एक अननोन होगा, उसको हम निकाल। अब यदि हम पूरा ये बड़ा वाला ले लें, बंद पास, सेकेंड बंद पास क्या है? ए सी डी एफ ए। ये ए और सी में देखो कुछ नहीं, ए और सी में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, इसको ऐसे छोड़ो। फिर सी डी में आ जाओ, सी डी में करंट तो ये फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस ये। आप भी सी से डी में जा रहे हो और करंट भी सी से डी में ही जा रही है, इसका मतलब एक किसमें रहेगा? प्लस में। तो ये क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू आर। ये हो जाएगा बेटा। यहाँ करंट कितनी फ्लो हो रही है? ये। अब इसके बाद D से F में जा रहे हैं तो भी कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब फिर F से कहाँ जाएंगे? A में। जब हम बेटा F से A में जाएंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस ये मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस ये भी मिलेगा। तो F से आप A में जा रहे हैं और करंट भी बेटा F से A में ही जा रही है, तो ये I1 इंटू आर प्लस I1 R1 प्लस स्मॉल I1 स्मॉल R1, ठीक, इज इक्वल टू सेल। यहाँ कितने मिले? इस लूप में केवल एक ही सेल मिल रहा है, कौन सा? E1। और E1 भी किस में लिखा जाएगा? प्लस में, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये E1 आपका इक्वेशन है। ये समझ में आया कि नहीं? न्यूमेरिकल में वैल्यू रहेगी, ये बिना वैल्यू के हम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये इतना जो है